जय हिंद साथियों, इस क्लास में आप लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है और इस क्लास में आप लोग वे प्रश्न देखेंगे जो रेलवे द्वारा विज्ञान के बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। और आपको ये भी पता होगा कि रेलवे में ग्रुप डी में 25 प्रश्न आते हैं, साइंस के प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास के लिए। पहला प्रश्न अपना है कि बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बायोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको पता होगा। बायोटीन की कमी से होता है लकवा रोग होता है और इसे B7 से इसे व्यक्त करते हैं, और बेरी रोग किसकी कमी से होता है, ये होता है B1 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, B1 की कमी से होता है और इसे क्या कहते हैं, इसे थायमीन कहते हैं। और जो आपका रतौंधी है, ये रतौंधी किससे होता है, आपका रतौंधी किससे होता है, तो रतौंधी जो होता है वह ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम इसे रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रेटिनॉल कहते हैं। और जो आपका ये रिकेटस है, ये रिकेटस किसकी कमी से होता है, ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है, जो कि एक ही प्रश्न से आपके लिए 5 प्रश्न बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है तो उसके लिए ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो कौन करता है। तो देखिए, जो डायनामा है, डायनामा क्या करता है, ये डायनामा क्या करता है, डायनामा जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। साथ साथ में आप लोग याद करते चलेंगे, जो डायनामा है वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह मोमबत्ती का क्या कार्य है, मोमबत्ती क्या करती है फिर, तो मोमबत्ती क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा में बदलती है। यदि आपके रेलवे के ग्रुप डी के पेपर या NTPC के या अन्य एग्जाम में आपके आ जाए कि मोमबत्ती क्या करती है, तो आप क्या कहेंगे, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा में परिवर्तित करती है। किसमें, प्रकाश व ऊष्मा में परिवर्तित करती है। और ट्यूबलाइट क्या करती है, आपने देखा होगा कि घरों में ट्यूबलाइट लगी हुई होती है तो उससे प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये क्या करती है, तो ट्यूबलाइट क्या करती है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ट्यूबलाइट क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और ये सितार का क्या कार्य होता है, ये जो सितार आप देख रहे हैं सितार, तो सितार का क्या कार्य होता है, सितार जो होता है वह क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो चलिए बढ़ते, तो इस तरह से अपना इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें क्या पूछा गया था, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो ये करता है सितार करता है। क्या करता है, सितार करता है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होती है। क्या पूछा गया है, ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक किसमें होती है। कमेंट करें आप लोग जरा, इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए, जो वायु में जो ध्वनि की चाल होती है, इसमें वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह होती है 332 मीटर सेकेंड होती है। कितनी होती है, 332 मीटर सेकेंड होती है। क्या करेंगे, 332 मीटर सेकेंड होती है। और जल में ध्वनि की चाल क्या होती है, जल में कितनी होती है, जल में होती है 1269 होती है। जल में कितनी होती है, 1269
69 होती है। और लोहा में कितनी होती है? लोहा में यदि पूछे तो कितनी होती है? लोहा में होती है 5130 होती है। लोहा में कितनी होती है? 5130 होती है लोहा में। लोहा में कितनी होती है? ध्वनि की चाल 5130 मीटर सेकेंड होती है। और CO2 जिसे इसे आप CO2 भी कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, तो इसमें कितनी होती है? 260 होती है। इसकी चाल कितनी होती है? CO2 में कितनी होती है? 260 होती है CO2 में। तो इसमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होगी? तो आप इस प्रश्न का जवाब जान चुके होंगे। ये सबसे अधिक जो चाल होगी वह लोहा में होगी। किसमें हो जाएगी? लोहा में हो जाएगी। इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको इसमें बताना है कि जो परमाणु बम होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कमेंट करें आप लोग जरा। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका कार्य करता है किस पे? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और नाभिकीय संलयन पर कौन कार्य करता है? नाभिकीय संलयन जैसे कि तारे होते हैं, सूर्य, क्योंकि सूर्य में सबसे अधिक जो पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है और जो तारे होते हैं वो भी प्रकाश देते हैं, तो इसमें जो ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। किस सिद्धांत पर? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो इस तरह से आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय विखंडन। तो परमाणु बम में जो आधारित होता है वह नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? जब आप इसका कमेंट करके आप जवाब रिप्लाई करें कि हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसका जवाब आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना, इससे क्या नापते हैं। अगला प्रश्न है कि सिरका का pH मान कितना होता है? आपको इसमें बताना है सिरका का pH मान कितना होता है। तो देखिए जो 8 पॉइंट जो pH मान होता है, pH वैल्यू जो 8.4 जो pH वैल्यू होती है, ये होती है समुद्री जल की वैल्यू होती है। किसकी होती है? समुद्री जल की वैल्यू होती है। और जो 2.4 जो वैल्यू है ये किसकी होती है? इस सिरका की होता है, pH होता है। और जो आपका 2.2 है ये किसका pH मान होता है? ये होता है नींबू का pH मान होता है। तो इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आपको पता होगा आवर्त सारणी जो पहला तत्व है वह हाइड्रोजन है, जिसका प्रतीक H होता है। और अंतिम तत्व पूछे तो वह आपका क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ए वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। ये वो प्रश्न है जो कि रेलवे द्वारा बार बार पूछे गए और पुनः आपसे पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है कि सोडियम को किसमें रखा जाता है? कमेंट करके जरा आप लोग बताएंगे सोडियम को किसमें रखा जाता है। और यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो सोडियम को किसमें रखा जाता है? तो सोडियम को किसमें रखेंगे? पानी में रखेंगे कि आप अमोनिया में रखेंगे, मिट्टी के तेल में रखेंगे या पारा में रखेंगे? देखिए भाइयों, यदि सोडियम को यदि पानी में रख दिया जाएगा तो क्या होगा? आग लग जाएगी। सोडियम को यदि पानी में रख दिया जाए या उसके संपर्क में आ जाए तो क्या होगा? आग लग जाएगी। तो इसलिए पानी में तो रखेंगे नहीं। अमोनिया में क्यों रखेंगे? अमोनिया में रखेंगे नहीं। तो इसलिए जो सोडियम होता है उसके लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में इसके लिए रखा जाता है
क्योंकि सोडियम जस्ट ही वायु या जल के संपर्क में आने पर आग को पकड़ लेता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इस तरह से आपका सी वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है। तो समुद्री घास में क्या पाया जाता है, आप लोग इसका आंसर रिप्लाई करें। इसका क्या होगा, तो क्या होगा, सोडियम होगा, सोडियम क्लोराइड, आयोडीन या कैल्शियम होगा। ज़्यादा लोग भाई बहन इसका जवाब सोडियम क्लोराइड दे रहे हैं, जो कि आपका ये गलत उत्तर होगा। समुद्री जो घास होती है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें आयोडीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, आयोडीन पाई जाती है। तो इस तरह से आपका जो सी वाला ऑप्शन होगा यही आपका सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है। तो एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। तो एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ये प्रश्न जो आपके लिए ये होमवर्क के लिए इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अब आपको प्यारा सा एक वीडियो में कमेंट करना है, और आपका किसी तरह का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए और क्लास को यदि आपने थम्स अप या लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक कर दें। और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर लगातार क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे, वो भी A to Z सिलेबस आधारित, तो जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।